बहुत लोग सही ढंग से समझ नहीं पाते कि आखिर हम चाहते क्या है। हम धन चाहते हैं या सुख चाहते हैं, हम वेल्थ चाहते हैं या मनी चाहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप धन चाहते हैं तो धन आपको मिल जाएगा, लेकिन धन आने पर सुख मिलेगा ये जरूरी नहीं है। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है तो आपने शुक्र तत्व में शुक्र तत्व को खराब किया है। तो धन का अभाव होगा तो यहाँ आपके जीवन की प्रत्येक सुविधा उससे प्रभावित होगी। कौन कौन से धन के राजयोग होते हैं एक व्यक्ति की कुंडली में? जब आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग बने जो योग आपकी सारी ऊर्जाओं के बैलेंस को बेहतर करने की स्थिति में आ जाए, उसे हम राजयोग कहेंगे। वो ग्रह आपका मूल त्रिकोण में और केंद्र में है, या धन भाव में है, या 11वें भाव में है, तो निस्संदेह वो समय आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर समय होगा और सही मायने में वही राजयोग का समय है। राहु और शनि, क्रूर ग्रह, केतु, क्या इनके अंदर भी पावर है आप बहुत ज्यादा वेल्दी बनाने की? राहु की दशा आ रही है और दशम भाव का राहु है और योग कारक है। उस समय पर वो व्यक्ति अगर 10,000 रुपये महीने की नौकरी भी कर रहा है तो वहां से करोड़ों के बिजनेस तक जाने की ताकत उसको मिलती है। Really? जी हाँ। अगर चंद्रमा राजयोग देगा तो आपके द्वारा लिखी गई कविता, आप अगर डॉक्टर हैं तो आपके द्वारा किया गया ट्रीटमेंट वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। शनि यदि राजयोग देगा तो आप एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज के अंदर एस्टेब्लिश होंगे जिसकी लोग कस्में खाएंगे या दुहाई देंगे, यार आदमी हो तो ऐसा हो। सर काफी बार ऐसा भी होता है कि राजयोग बन तो गया बट वो फलित नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पाता ऐसा? राजयोग आपका कब फलित होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो राजयोग कितने समय के लिए बनेगा, इस समय पर आपको क्या सावधानी रखनी है और उस राजयोग से पहले का समय कैसा है। क्या अपने कर्मों के बेसिस पे राजयोग क्रिएट भी किया जा सकता है? यस, 100%। कैसे? नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की जब हम गाइडेंस की बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ आकर्षित होते हैं। धन, रिश्ते, बेस्ट करियर, ये सब हम कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। आज मैंने उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उठाया है, धन का। धन योग, राजयोग आपकी कुंडली में कब बनते हैं? क्या आप राजयोग लिखवा कर लाते हैं? जो लोग लिखवा कर नहीं लाते वो किस प्रकार अपनी लाइफ में राजयोग लाइक रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं? यूजुअली हम शुक्र और जुपिटर को ही कहते हैं कि बहुत ब्लेसिंग्स और धन देने वाले प्लैनेट हैं, बहुत अबंडेंस देंगे। क्या क्रूर ग्रह राहु, सैटर्न, केतु या बाकी ग्रह भी आपको राजयोग दे सकते हैं? अगर ये सब आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली खोलकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत सारे डीप स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल इंसाइट्स देने वाला है अपने धन के बारे में। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने कहा है धन एक चीज़ है पर धन के साथ क्या सुख भी है, ये कैसे पता लगेगा? सो आई एम श्योर कि आपको भी बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट उतना ही मजा आएगा जितना आज मुझे यहाँ बैठकर आया और जितना मैंने मेरी कुंडली से आज के इस पॉडकास्ट को रिलेट किया। तो आप भी रिलेट कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में कब वो राजयोग लाइक दशा आई कि कोई प्लैनेट आया और आपको इतनी ब्लेसिंग्स देकर चला गया। आज उसको हम डिकोड करेंगे। एंड फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन आई वुड लाइक टू वेलकम हम सभी के फेवरेट, एंड आई एम श्योर कि आपने उनके पुराने पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया है, सनातन ऋषि एंड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मनोज कुमार गुप्ता सर। मनोज सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। आप बार बार मौका देते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है कि इतनी गहरी बातें होती हैं, दर्शकों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है और जब भी आप बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा। एंड सर, यू नो इट्स फेयर टू से कि हमारे व्यूअर्स भी आपको उतना ही पसंद करते हैं। जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन हो जाती है ना आपके साथ, आई थिंक बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एवरीवन फील्स सो स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड इज व्हाट आई वुड से। जी, ये तो वही बात है ना कि अगर हम केवल मीठे की चर्चा करें और खाएं ना तो मज़ा नहीं आता, लेकिन जब हम उसका स्वाद लेते हैं
तो सेटिस्फैक्शन तो मिलता है। बिल्कुल। इसी तरह से जब हम ईश्वर की चर्चा करते हैं, परमात्मा के बारे में बात करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जो सीधे सीधे हमारी ऑरा के अंदर हमारी एनर्जी को इफेक्ट करती है, तो हमें एक बहुत ही बेहतर अनुभव जरूर होता है। और यही कारण है कि जहाँ पॉजिटिविटी होगी, जहाँ ऑरा के लेवल पर ओजस होगा, वहाँ आपको ये फील जरूर होगा। और इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर जो जिन स्थानों को चिन्हित किया गया, वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको एक शांति महसूस होती है। उसके पीछे भी यही कारण है। इसीलिए प्रत्येक इंसान को अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए। विचार शुद्ध होंगे तो आपका ऑरा शुद्ध होगा, और ऑरा शुद्ध होगा तो आपकी वाणी के अंदर प्रभाव होगा, और प्रभाव होगा तो कोई भी व्यक्ति जब आपसे मिलेगा तो उसको भी अच्छा फील होगा। बिल्कुल। और सर, आज भी उतना ही अच्छा फील होने वाला है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी लवर्स को, क्योंकि आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं ज्योतिष की गाइडेंस इसलिए चाहते हैं, उन्हें पता लग जाए कि उनके जीवन में वो धन कब आएगा, वो राइट पार्टनर कब आएगा, और ओवरऑल उनकी लाइफ का पाथ क्या है। कुछ ये एरियाज हैं जिनके लिए लोग ज्योतिष जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली जानना चाहते हैं। आज मैंने वेल्थ का टॉपिक उठाया है। आज मैं वेल्थ को, धन को आपके थ्रू समझूंगी कि वेल्थ योग एक्चुअली बनते कैसे हैं एक इंसान के चार्ट में, कब माँ लक्ष्मी की कृपा उनकी लाइफ में आती है। बहुत से लोगों की कुंडली में हम वेल्थ योग देखते तो हैं, बट वो एक्टिवेट पूरी लाइफ नहीं होते। आपके अकॉर्डिंग किस प्रकार वेल्थ को कोई भी व्यक्ति जो ये पहली बार ये पॉडकास्ट देख रहा है और अपनी कुंडली में डिकोड करना चाह रहा है, वो किस प्रकार करेगा? देखिए, आपने वेल्थ की बात की, धन की बात की। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे दर्शक भी, बहुत लोग सही ढंग से समझ नहीं पाते कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हम धन चाहते हैं या सुख चाहते हैं, हम वेल्थ चाहते हैं या मनी चाहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप धन चाहते हैं तो धन आपको मिल जाएगा, लेकिन धन आने पर सुख मिलेगा ये जरूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट तो बात है। ऐसे में एक बात को समझिए कि हम अपने जीवन के अंदर धन आएगा या नहीं आएगा, हमारे कुंडली में धन योग है या नहीं है, इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन कोई भी ये समझने को तैयार नहीं होता है कि धन नहीं, सुख हमारे जीवन में आएगा या नहीं आएगा। अगर सुख आ गया तो संतुष्टि आ जाएगी, संतुष्टि आ गई तो आप कर्म के प्रति ईमानदार हो जाएंगे। अगर धन ही सब कुछ होता तो फिर हमारे पास कभी कोई पैसे वाला व्यक्ति तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसके पास तो धन है। yes. तो वो हमारे पास किस लिए आ रहा है? क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि धन है लेकिन सुख नहीं है। और सुख किसी एक चीज में नहीं है। सुख आपके सातों तत्वों के, सातों ऊर्जाओं के अंदर सुख समाया हुआ है। क्या आत्मसम्मान का होना, क्या ये सुख नहीं है? मन से बुझे हुए इंसान, क्या उसे आप सुखी कह सकते हो? मन की संतुष्टि नहीं है, क्या उससे आप सुखी कह सकते हो? शरीर से पीड़ित है, क्या उससे आप सुखी कह सकते हो? बुद्धि है, गलत दिशा में जा रही है, क्या वो सुखी है? आपका परमात्मा पर विश्वास नहीं है, आप नास्तिक तरह के व्यक्ति हैं, क्या आप अपने आप को सुखी कह पाएंगे? पैसा बहुत है लेकिन आप गलत जगहों पर उड़ा रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को सुखी कह पाओगे? आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन समाज में कोई इज्जत नहीं है आपकी, तो आप बताइए क्या आप अपने आप को सुखी कहेंगे? और वो तो सुख के तो 7 पैरामीटर हैं। तो आप किस लेवल पर दुखी हैं? धन केवल शुक्र तत्व से देखा जाएगा। तो अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो निस्संदेह आपने कहीं ना कहीं अपने शुक्र तत्व का दुरुपयोग किया है। अगर शुक्र तत्व का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपके धन में कमी जरूर आएगी, लेकिन शुक्र तत्व का भी तो दुरुपयोग कई तरह से हो सकता है। क्या क्या तरीके हैं सर वो? अब आपको बताता हूं कि शुक्र तत्व के भी 7 पार्ट होंगे, 7 डायमेंशन होंगे। आपका शुक्र खराब है, अब आपको पता लगेगा कि रिजल्ट मुझे कैसे नेगेटिव मिलेंगे। अगर आप पहले लेवल पर, शुक्र के फर्स्ट डायमेंशन के लेवल पर अगर आपका तत्व खराब है तो आपके विचार कभी भी सुंदर नहीं हो सकते। अगर चंद्रमा के लेवल पर आपका शुक्र तत्व खराब है तो आप मन से कभी खुश नहीं हो सकते। अगर मंगल के तत्व पर आपका शुक्र तत्व खराब है तो आपको कभी भी चेहरे की सुंदरता नहीं मिल सकती, फिजिकल अट्रैक्शन आपके अंदर नहीं होगा। कई आपने देखे होंगे ना, बहुत मैं माफ करना ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कई कुरूप व्यक्ति होते हैं,
कहीं भी उनको देख कर कैसा लगता है, अरे इसका कैसा दिखता है ये दिखने में, तो ये शुक्र तत्व के अंदर मंगल तत्व की विकृति के कारण से होता है। शुक्र के अंदर मंगल तत्व की विकृति के कारण से। तो आपका सुख कहाँ डैमेज है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए शुक्र तत्व आपका खराब है लेकिन 4th डायमेंशन पर खराब है, तो आपके विचार इतने दूषित होंगे कि आप उन विचारों से खुद ही परेशान होंगे। अगर 5वें लेवल पर आपका शुक्र तत्व खराब है तो आपके लिए पैसा माई बाप है, ईश्वर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर शुक्र में शुक्र खराब है, यानी शुक्र तत्व के लेवल पर भी शुक्र तत्व खराब है, तो फिर आपको स्त्री सुख, संतान सुख ये नहीं मिलेंगे। अगर शुक्र के लेवल पर आपका 7th डायमेंशन खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। आप पैसा तो कमा लेंगे लेकिन लोग क्या कहेंगे, अरे 2 नंबर का पैसा है इसके पास, तो हम तो जानते हैं ना कैसा बना है पैसे वाला। तो आपका शनि तत्व खराब है, तो आपके जीवन में सुख भी कहाँ जाकर के खराब हो रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपके जीवन में धन का अभाव है तो आपने शुक्र तत्व में शुक्र तत्व को खराब किया है, तो धन का अभाव होगा तो यहाँ आपके जीवन की प्रत्येक सुविधा उससे प्रभावित होगी। जी। धन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अच्छा मकान नहीं होगा, अच्छा आपका रहन सहन नहीं हो सकता, खान पान नहीं हो सकता, अच्छे घर में आपकी शादी नहीं होगी, पत्नी आपको खूबसूरत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आपका किसी और चीज़ से डिसाइड होगा। लेकिन शुक्र में शुक्र तत्व भी अगर आपने खराब कर लिया तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। तो शुक्र अधिक यदि 7म भाव में बैठेगा और शुभ बन के बैठेगा तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा। तो ये हम अपने जीवन में किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं या धन को प्राप्त करना चाहते हैं। धन हमारी आवश्यकता है लेकिन ये सुख की परिभाषा नहीं है। सुख की परिभाषा तो आपको 7 ऊर्जाओं के लेवल पर समझनी पड़ेगी कि जीवन में किस सुख का अभाव है और कौन सा सुख आपके किस कारण से खराब हुआ है। वहां जाकर के अपने गलतियों का पश्चाताप कीजिए, आपको सुख मिल जाएगा। मतलब देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन सुख और धन जो आपको शुक्र दे रहा है, दोनों जी। और इसीलिए आप देखिए, आपने एक प्रश्न और किया था, अभी प्रश्न के अंदर ही आपका एक था कि लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कभी भी धन की देवी नहीं कहलाती है, लक्ष्मी जी वैभव की देवी कहलाती हैं। यानी आपको सुख देने वाली लक्ष्मी जी हैं, धन देने वाले कुबेर हैं। और लोग कंफ्यूज कितना करते हैं, और कंफ्यूज कितना होता है कि अरे लक्ष्मी जी यानी धन की देवी। लक्ष्मी जी धन की देवी नहीं है, धन का डिपार्टमेंट कुबेर का है। और कुबेर के पास जो धन का डिपार्टमेंट है वो भी अलग तरह का है। अगर सात्विक धन है, परमात्मा के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होनी है, तो वो धन कुबेर देंगे आपको। लेकिन एक धन और होता है जो गलत कार्यों की वजह से आपने प्राप्त किया होता। तो धन भी 2 तरीके से आता है। और माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो वैभव को देने वाली होती हैं। और वैभव हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में होता है, यानी ईश्वर के साथ वैभव मिलता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हम कितनी गलत फहमियाँ अपने अंदर पाले हुए हैं। लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे, साथ में गणेश जी को बिठा देंगे, यानी भगवान विष्णु जिनके चरणों में लक्ष्मी जी है, हम लक्ष्मी जी के लिए गणेश जी को साथ बिठा देंगे लेकिन भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। तो बताइए, जहाँ विष्णु नहीं वहाँ वैभव कैसे हो सकता है, वहाँ लक्ष्मी कैसे हो सकती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ लेंगे और अपने जीवन में इन गलतियों को सुधार लेंगे तो हमारे जीवन में सुख भी होगा, वैभव भी होगा, धन भी होगा और हम धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। सर, ये डिकोड कुंडली में किस प्रकार किया जाए? क्या पोजीशंस होंगी वीनस की या और ग्रहों की जो कि ये बताएंगे कि आप बहुत वेल्दी बनेंगे? यहाँ पे मैं राजयोग का क्वेश्चन भी लेकर आना चाहूंगी कि राजयोग कैसे बनते हैं। जी, अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र योग कारक है और शुक्र हमारे जीवन के अंदर संसाधनों को देने वाले हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि धन ही सब कुछ नहीं होता है, सुख बहुत कुछ और भी चीजें हैं जो आपके जीवन में होनी चाहिए। तो अगर किसी का शुक्र मारक है तो क्या उसके जीवन में धन का अभाव होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग होंगे, जैसे मेष लगन की कुंडली है उसमें शुक्र मारक होते हैं, तो क्या उनके जीवन में अभाव होता है? नहीं, उनके जीवन में अभाव नहीं होता धन का। लेकिन उनके जीवन में कौन सा धन होता है? बाहुबल का धन,
सामर्थ्य का धन, मेष के ये ये उनके जीवन में अच्छा होगा। सर हर लग्न के लिए किस प्रकार पता लगेगा कि शुक्र कारक है या मारक है? अगर हम लग्न की बात करें तो मेष लग्न, उसके बाद में आपका धनु लग्न और मीन लग्न, इन 3 लग्न के अंदर शुक्र मारक होते हैं। ओके। बाकी सभी में वृश्चिक लग्न के अंदर भी शुक्र मारक होंगे। ये 4 लग्न हैं, बाकी सभी लग्न के अंदर शुक्र अच्छे होते हैं। यानी वृषभ लग्न में अच्छे होंगे, मिथुन में अच्छे होंगे, कर्क में अच्छे होंगे, सिंह में अच्छे होंगे, तुला में अच्छे होंगे, मकर में भी अच्छे होंगे और कुंभ में भी अच्छे होंगे। तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर अगर शुक्र मारक है तो मेष लग्न का सामर्थ्य क्या है, वृश्चिक लग्न का सामर्थ्य क्या है, बाहुबल, मंगल की पावर। तो ऐसे व्यक्ति शूरवीर होते हैं। तो मैंने कहा ना कि सुख, वैभव, आप क्या केवल उन्हीं लोगों को याद रखते हैं जिनके पास बहुत पैसा है? आप उन लोगों को भी याद रखते हैं जो शूरवीर हैं, बहादुर हैं। तो आप ऐसे लोगों को भी याद रखते हैं, तो उनके पास वो धन है। बेशक धन पैसों वाला धन नहीं, लेकिन उनके पास वो धन है। इसीलिए आप देखिए जो शूरवीर होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है? सेना के अंदर है, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, प्राण भी जा सकते हैं, परिवार से भी दूर है, तो वो सब सुख उनके जीवन में नहीं है क्योंकि शुक्र तत्व खराब है। लेकिन उनके शौर्य की गाथा, वीरता, इट मेक्स सो मच सेंस टू मी। जी, इसीलिए इसीलिए उनके जीवन के अंदर जो शौर्य है, पराक्रम है, उसकी पराकाष्ठा है। सर चाहे शुक्र इनका एग्जॉल्टेड हो तो भी, बहुत अच्छी कंडीशन में हो तो भी ऐसा होगा? ये होगा ही होगा। अब 2 लग्न और बचे, धनु और मीन। यस। धनु और मीन लग्न किसके कारक है? बृहस्पति के। यस। तो जो धर्म के मार्ग पर है, जो भक्ति के मार्ग पर है, वो तो अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो यहाँ अगेन फिर शुक्र, उसका प्रभाव आपके जीवन में शून्य हो गया। तो ऐसे व्यक्ति महाज्ञानी, महाप्रतापी होते हैं, तो उनका प्रताप भी तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आप देखिए कि जो कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति होती है, जो कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। अगर धनु लग्न और मीन लग्न में शुक्र मारक बना तो क्यों बना? क्योंकि उस सुख की वहां आवश्यकता ही नहीं है। वो सुख वहां पर उनके लिए बाधा है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर हैं। और अगर आप काम वासना में फंसे हैं, भौतिक संसाधनों के पीछे भाग रहे हैं, तो आप उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए जो ऋषि मुनि होते थे, उन्हें तपस्वी कहा जाता था, त्यागी कहा जाता था। सर यहाँ पर शनि की जो 2 राशियां हैं, कुंभ और मकर, इनके लिए शुक्र मारक क्यों नहीं है? क्योंकि शनि को भी कहीं ना कहीं बहुत कोल्ड और अनरोमांटिक माना जाता है। देखिए, शनि जो है वो न्याय का देवता है। अगर आपका कार्मिक डेट है आपके साथ में, आपकी पत्नी का कार्मिक डेट है, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, अगर इस संसार का बैलेंस आपको देखना है, तो बैलेंस कैसे होगा? अगर नई पीढ़ी नहीं आएगी तो बैलेंस कैसे होगा? आपके जीवन के अंदर हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। आपका शरीर है, इसका ध्यान रखना, क्या ये बैलेंस रखना जरूरी नहीं है? आपके वचन, आपके विचार, इन सब का भी तो बैलेंस जरूरी है। तो शनि तो बैलेंस देता है। बैलेंस देता है मतलब अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आप अपने जीवन को बैलेंस कैसे करेंगे, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? तो शनि के साथ तो इस तत्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि तो आपकी जिंदगी के हर पैरामीटर को बैलेंस करेगा। तभी शनि लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है। जी, तो शनि क्या करता है? शनि शुक्र को बैलेंस करना बताता है, बैलेंस करना सिखा देता है। और शनि और शुक्र की तो बहुत अच्छी मित्रता है। इसीलिए आप देखिए कि जिस कुंडली के अंदर शनि योग कारक है, वहां शुक्र मारक कभी नहीं होगा। ओके, हाँ, मेक सेंस। यस जी। तो सर अब राजयोग को कैसे डिकोड किया जाए? कौन कौन से धन के राजयोग होते हैं व्यक्ति की कुंडली में, और कौन सी दशाओं में वो एक्टिवेट होंगे? अगर राजयोग के बारे में मैं बात करूं तो मैं आंसर आपको बिल्कुल वही दूंगा जो इसका राइट आंसर है। अगर किसी को आकर्षित करना हो तो हम, आपकी कुंडली में तो ये राजयोग है, आपकी कुंडली में ये राजयोग है, हम कह सकते हैं। लेकिन राजयोग का मतलब क्या होता है? राज का मतलब होता है एकाधिकार, प्रभुत्व। यानी जब आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग बने
जो योग आपकी सारी ऊर्जाओं के बैलेंस को बेहतर करने की स्थिति में आ जाए, उसे हम राजयोग कहेंगे। यानी आपकी कुंडली के अंदर जो तत्व अच्छे हैं उनकी महादशा आपके लिए राजयोग कारक होती है। और उनमें भी अगर वो कोई ग्रह शुभ हो, उच्च के हो, केंद्र में हो, मूल त्रिकोण में हो और उनकी महादशा आ जाए तो आपके लिए राजयोग बनेगा। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन की कुंडली में सूर्य भी योग कारक है, चंद्रमा भी योग कारक है, मंगल भी योग कारक है, बृहस्पति भी योग कारक है। अब मान लीजिए इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर केंद्र में है या मूल त्रिकोण में है और उसकी महादशा चल पड़े तो आपकी कुंडली में राजयोग आरंभ हो गया। और जितने वर्ष के लिए वो महादशा होगी उतने वर्ष आपका राजयोग रहेगा। ये वास्तविक राजयोग है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, अगर आपका उच्च का बृहस्पति है, केंद्र में आ गया तो आपका पंच महापुरुष योग बन गया। ना, हंस नामक पंच महापुरुष योग बन गया, तो आपका राजयोग है ये। लेकिन ये राजयोग आपको अच्छा फल दे, ये गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर वृषभ लगन की कुंडली है तो ये राजयोग नहीं बनेगा क्योंकि केंद्र में बृहस्पति उच्च का नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली है तो सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति होगा, अपनी ही राशि में होगा, पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर किसी कारण से, जैसे मैं बात करूं मकर लगन की कुंडली, मकर लगन की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में मान लीजिए यदि बृहस्पति है, उच्च का बृहस्पति है, अब ऐसे में राजयोग बन गया। लेकिन मकर लगन की कुंडली में सप्तम में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लिए राजयोग कारक नहीं है, बल्कि वो आपके जीवन के अंदर, आपके वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां जरूर लेकर आएगा, क्योंकि ये राजयोग आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं ये ग्रह यहाँ होगा तो ये राजयोग बनेगा, ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को समझिए। कौन सी ऊर्जा कहाँ पर बैठ कर के कैसा रोल प्ले करेगी, इस बात को बिल्कुल इजी वे में आपको समझाता हूँ। अगर पुलिस आपके घर आए तो आपके लिए अच्छा है या बुरा है? आप कहेंगे तो बुरा है। डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट। अमूमन यही कहा जाएगा कि पुलिस आपके घर क्यों आई है, बुरा है। लेकिन यदि आपका बेटा पुलिस में हो तो आपके लिए तो एक नॉर्मल बात है, आपके लिए तो अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर आपको रोज हॉस्पिटल जाना पड़े तो आप कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर है तो तो इसी तरीके से इन ग्रहों के अंदर भी हमें ये देखना होता है कि केवल उनकी अवस्था से मतलब नहीं है, वो अवस्था आपके किस घर में बन रही है और वो आपके लिए योग कारक है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सनातन ज्योतिष के अंदर हमें ये समझना है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ कर के किस परिस्थिति का निर्माण कर रहा है और वो परिस्थिति उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर आपके लिए शुभ है या नहीं है। सर, ये जो हमने ग्रहों की बात की, यहाँ पर दशा का क्या रोल होता है कि कब कौन से ग्रह की दशा आएगी कि वो राजयोग एक्टिवेट होगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लोगों की कुंडली में राजयोग तो होता है, फिर भी नहीं एक्टिवेट होता जी। तो यहाँ मैंने आपको बताया ना, देखिए 2-3 चीजों को समझना होगा। आपको महादशा योग कारक ग्रह की आ जाए तो आपके लिए राजयोग बनेगा, लेकिन वो उस दशा के अंदर वो जो पर्टिकुलर ग्रह है उसका सही जगह पर होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और लग्न के अंदर ही मंगल है या दशम भाव के अंदर मंगल है, दोनों सूरत के अंदर आपके पंच महापुरुष योग बनेगा। अब रोचक नामक पंच महापुरुष योग जो यहाँ बन रहा है और मंगल की आपको 7 साल की दशा आ गई है, तो यहाँ ये मंगल की दशा आपके लिए राजयोग लेकर के आएगी और ये समय आपके जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ होगा। तो मंगल की प्लेसमेंट आपके या तो लग्न में है या दशम भाव में है, तभी ये राजयोग बना। और मंगल की दशा है तो लग्न के अंदर यदि मंगल है और फिर ये महादशा आ रही है तो वो राजयोग आपकी पर्सनालिटी के अंदर 4 चांद लगाने का काम करेगा। आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा,
उस समय आपकी बौद्धिक क्षमता अपनी चरम सीमा पर होगी। आपके डिसीजन ऐसे होंगे जो कहते हैं ना कि जो दाव लगाया वही सीधा पड़ा, तो यहाँ वो पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी। अगर यही मंगल दशम भाव में है, उच्च का मंगल हो गया, और उसके बाद में अगर ये राजयोग बना और मंगल की दशा आ गई, तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने कामकाज के अंदर इस समय पर बुलंदियों को छुएंगे। दिग्बली भी हो गया वहाँ पे। दिग्बली भी हो गया वहां पर। तो ऐसे में मंगल की दशा आपके लिए राजयोग कारक है या नहीं है, कब वो राजयोग फलित होगा, ये हम आसानी से समझ सकते हैं जब भी योग कारक ग्रह की दशा आए। और वो दशा जब चल रही है उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि वो ग्रह आपका मूल त्रिकोण में और केंद्र में है, या धन भाव में है, या 11वें भाव में है, तो निस्संदेह वो समय आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर समय होगा, और सही मायने में वही राजयोग का समय है। वाह सर, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझना चाहूँगी, जो मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, उनकी कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग होते हैं जो उन्हें इस प्रकार की वेल्थ दे देते हैं? और दूसरा, ये जो राजयोग हैं, ये लोग एक समय के बाद ही इतनी वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं, तो इतने समय के बाद ही ये क्यों एक्टिवेट होता है? ऐसे समझिए कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, आरंभिक उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में है, बिल्कुल। अचानक से 15 साल या 20 साल या 25 साल या 40 साल के बाद में फिर उसने बहुत तेजी से तरक्की की और बहुत ऊंचे मुकाम तक गया। ये भी आपने देखा होगा की यात्रा। और कई बार ऐसा भी देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पर था और फिर अचानक से नीचे गिर गया। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे समझिए कि जैसे आपका राजयोग फलित हो रहा है, ऐसे ही आपकी मारक ग्रहों की भी तो दशा आएगी। तो अगर आपके जीवन के अंदर जितना समय आपको राजयोग के लिए मिला है, उस समय पर तो आप तरक्की करेंगे, बेशक उससे पहले आपके पास चाहे कुछ था या नहीं था। लेकिन जैसे ही वो राजयोग समाप्त होगा और उसके बाद में यदि मारक ग्रहों की दशा आ गई, तो आप ऊंचाई से नीचे भी जरूर आएंगे, और उस समय पर आपका संभलना बहुत जरूरी है। इसीलिए राजयोग आपका कब फलित होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो राजयोग कितने समय के लिए बनेगा, इस समय पर आपको क्या सावधानी रखनी है, और उस राजयोग से पहले का समय कैसा है और उस राजयोग के बाद का समय कैसा है। ये दोनों की दोनों बातें आपको समझनी है, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जब आपका वो राजयोग बन रहा है, आप उस परिणामों को संरक्षित कर सकें अपने लिए, ताकि बुरे वक्त के अंदर आपको वैसे परिणाम ना देखने पड़े। इसीलिए केवल राजयोग से काम नहीं चलेगा, उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये भी हमें सीखना पड़ेगा। अगर ये चीज सीख ली तो बल्ले बल्ले है। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को 5 साल का समय मिले, हालांकि महादशाएं कम से कम 6 साल की होती है, लेकिन मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूं। मान लीजिए किसी को 5 साल का समय मिले कि भाई ये समय आपके लिए अच्छा है, और वो एक किसान है, और उससे कहा जाए कि उसके बाद आपके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब वो क्या करे? किसान है, खेती के अलावा कोई दूसरी चीज जानता नहीं जी। तो यहाँ वो अपनी पारंपरिक खेती करे, गेहूं की करता है या बाजरे की करता है, वो करे, या यहाँ वो ये सोचे कि 5 साल तो मेरे अच्छे हैं, क्यों ना इन 5 सालों के लिए मैं आम का बगीचा लगा लूं। तो उन 5 सालों की मेहनत मेरे आम के पौधे को परिपक्व कर देगी, मैच्योर हो जाएंगे पौधे, और अब उससे मैं कई वर्षों तक आम के फल लेता रहूंगा, क्योंकि यहाँ उसने जो मेहनत की वो बीज वो डाल चुका है। अब उसके परिणाम है वो आम का वृक्ष देगा, वो व्यक्ति नहीं लेगा। तो यहाँ उसके खराब समय पर भी उसको परिणाम मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 100% फसल ना आकर के आम की 30% आ जाएगी, 40% आ जाएगी, 50% आ जाएगी। कभी 100% आ गई तो हो सकता है कि बाजार में दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन परिणाम ऐसे नहीं होंगे कि जहां उसे सरवाइव करने की भी दिक्कत आ जाए। इसीलिए इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिणाम हमें कब कैसे मिलेंगे। इस बात की गंभीरता को अगर हम समझ लेंगे तो हमें कभी भी राजयोग के फलित होने के बाद का जो समय है उसको मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। अन्यथा क्या होगा कि बहुत ऊंचाई के बाद भी व्यक्ति जब नीचे गिरता है तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि आपने जब राजयोग था तब आपने बहुत अच्छे फल लिए, और बाद में जब आपका राजयोग समाप्त हो गया और उसके बाद मारक ग्रहों की दशा आई तो आपने उसका कोई समाधान किया ही नहीं।
सर यहाँ पे मैं दूसरे प्लैनेट्स का रोल भी जानना चाहूँगी। हमने शुक्र की बात की, हम जुपिटर की बात करते हैं कि जुपिटर ने अगर आपको ब्लेस कर दिया तो मतलब आपकी लाइफ ही पूरी सक्सेसफुल हो गई। राहु और शनि, क्रूर ग्रह, केतु, क्या इनके अंदर भी पावर है आप बहुत ज़्यादा वेल्दी बनाने की? हर ग्रह में ताकत है आपको वेल्दी बनाने की। इस बात को ऐसे समझिए, जब राहु की दशा चल पड़े, राहु की दशा आ रही है और दशम भाव का राहु है और योग कारक है, उस समय पर वो व्यक्ति अगर 10,000 रुपये महीने की नौकरी भी कर रहा है तो वहां से करोड़ों के बिजनेस तक जाने की ताकत उसको मिलती है। Really? जी हाँ, लेकिन यहां पर एक बात आपको और समझनी होगी, राहु आपको फल तब देंगे जब आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट होगा या कोई ऐसी काबिलियत जो उन परिणामों को घटित करवा सके। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे आप पेंटिंग अच्छी बनाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और दशम भाव का राहु उसकी महादशा आ गई, तो आप देखिए आप सड़क किनारे बैठ के पेंटिंग बना रहे, अचानक वहां से कोई बड़ा आदमी गुजरा, उसने आपकी पेंटिंग देखी और उसने कहा कि चलो मेरे साथ तुम काम करो, और अचानक से रातों रात वो फेमस हो गया, उसकी पेंटिंग अब करोड़ों में बिकने लगी। ये राहु का परिणाम है। लेकिन आपके पास कोई टैलेंट है ही नहीं तो राहु आपको क्या देगा? राहु आपको परिणाम नहीं दे पाएगा। इसीलिए राहु क्या करता है, राहु आपको आपकी जो एसेट है उसको मल्टीपल करने की ताकत दे देता है। तो ऐसे में हमें अपने जीवन के अंदर जो भी हमारा सामर्थ्य है, जो काबिलियत है, उस पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। कब राजयोग आएगा, फलित होगा, उस समय आपकी वो मेहनत रंगत जरूर लेकर आएगी। इसी तरह से इस बात को ऐसे समझिए कि जब शुक्र के आधार पर अगर हम बात करें तो शुक्र अगर राजयोग देगा तो पैसा, संपन्नता ये बहुत देगा जी। जब बृहस्पति का राजयोग बनेगा तो आपको ज्ञान, आपकी कीर्ति ये आपकी बहुत दूर दूर तक फैलेगी, यानी ज्ञान के द्वारा आप पहचाने जाएंगे। अगर सूर्य राजयोग देगा तो आपका राजयोग बनाएगा, सरकारी किसी बड़े उच्च पद पर आपको पहुंचा देगा। अगर चंद्रमा राजयोग देगा तो आपके द्वारा लिखी गई कविता, आप अगर डॉक्टर हैं तो आपके द्वारा किया गया ट्रीटमेंट वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। अगर मंगल के द्वारा राजयोग मिलेगा तो आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ, कर्म, शारीरिक ऐसा कोई आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी वो दुनिया के सामने आ जाएगी। अगर बुध आपको राजयोग देगा तो आपकी बुद्धि के चर्चे वो दूर दूर तक होंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार बहुत बड़े लेवल का होगा। बृहस्पति का मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होगी। शुक्र अगर राजयोग देगा तो बहुत पैसा आप कमाएंगे, और शनि यदि राजयोग देगा तो आप एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज के अंदर एस्टेब्लिश होंगे जिसकी लोग कस्में खाएंगे या दुहाई देंगे, यार आदमी हो तो ऐसा हो। तो इस तरह से राजयोग भी अलग अलग तरीके से बनेंगे। कौन सा ग्रह आपको कौन सा राजयोग देगा तो उसके द्वारा आपको परिणाम क्या मिलेगा। हर राजयोग आपको पैसा नहीं देगा, राजयोग किससे बन रहा है और वो आपको क्या देगा ये आपको समझना चाहिए। लेकिन हमें क्या लगता है, पैसा नहीं मिला तो राजयोग किस काम का। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप छोटे से पंडित जी हैं और अगर बृहस्पति की वजह से राजयोग मिला और पूरे शहर में आपके ज्ञान की चर्चा है, लोग आते हैं आपके पास परामर्श के लिए, आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये सम्मान जो आपको मिला या पैसों से खरीद सकते थे? आप नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जो सम्मान आपको मिला उस सम्मान के बदले भी आपको धन मिलेगा, लेकिन धन बाय प्रोडक्ट होगा, वो मेन सोर्स नहीं होगा। लेकिन मेन सोर्स क्या होगा? वो होगा आपका ज्ञान। तो कोई भी राजयोग जब फलित होता है तो धन तो आता ही आता है, लेकिन जो शुक्र से संबंधित राजयोग बनेगा उसमें केवल धन ही धन आएगा, बाकी चीजें नहीं आएगी। तो आज ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा मान सम्मान या इस तरह की कोई चीज नहीं है। हाँ ठीक है, इंडस्ट्री के मालिक हैं, अरबपति खरबपति हैं, लेकिन ठीक है, कौन जानता है उनको। तो शुक्र अगर देगा तो इस तरह से देगा। सर काफी बार ऐसा भी होता है कि राजयोग बन तो गया बट वो फलित नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पाता ऐसा? अगर राजयोग बन रहा है
जैसा मैंने आपको बताया, वो महादशा भी चल रही है, ग्रह भी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी अगर राजयोग का प्रभाव आपको नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे एकमात्र कारण होता है आपके अपने विकार, खुद के विकार, खुद के विकार। जैसे मान लीजिए मंगल से राजयोग बना और आपको आपका शारीरिक श्रम पुरुषार्थ उसके द्वारा आपको फल मिलने हैं, लेकिन शनि के कारण से मान लीजिए व्यक्ति आलसी हो गया, काम करना ही नहीं चाहता, तो राजयोग फलित नहीं होगा। तो आपको अपने विकारों पर भी काम करना पड़ेगा कि आपके राजयोग फलित होने में कहीं कोई बाधा तो नहीं है। अगर कोई बाधा है तो आपको उस पर काम अवश्य करना पड़ेगा। अगर उस बाधा पर आपने काम कर लिया तो 100% राजयोग फलित होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने अपने विकारों पर काम नहीं किया, अरे मेरी कुंडली में तो राजयोग बन रहा है और 25 साल की उम्र में मेरा राजयोग बन जाएगा, अब मुझे क्या करना, मुझे तो कुछ नहीं करना, अब मैं बैठकर मस्ती से आराम करूंगा, जब 25 साल की उम्र होगी मेरा राजयोग फलित हो जाएगा। लेकिन 25 साल की उम्र आपकी किस चीज की होती है? आपकी नौकरी करने की, व्यापार करने की, कमाने की। और 0 से 25 साल के बीच में ना आपने पढ़ाई की, ना कोई सामर्थ्य इकट्ठा किया, तो आप बताइए 25 साल की उम्र में क्या होगा? तो बच्चा अगर मोबाइल में दिन भर अपना ध्यान लगाता है, आप घर में नेट कटवा दीजिए, नेट कनेक्शन मत रखिए। ये इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है बच्चा इस स्कूल के अंदर इसकी संगत अच्छी नहीं है, आप स्कूल बदला दीजिए। यानी यहाँ पर इस बच्चे से ज़्यादा आपको रोल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस बच्चे के आसपास ऐसा कोई माहौल ना होने दें जो चंद्रमा के कारण से इसको डिस्टर्ब करे। तो आप देखिए, केवल एक चीज़ पर उनको काम करना है। अगर उस चीज़ पे उन्होंने काम कर लिया तो 80 साल की उम्र तक के सारे योग फलित होंगे और उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी हमें समझना जरूरी है कि योग बनना, उनका फलित होना, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम उन विकारों पर काम कर लें जो विकार हमारे उस राजयोग को फलित नहीं होने देंगे। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास फरारी है, लेकिन अगर टायर पंचर है तो आप उसका करेंगे क्या? तो गलती तो बहुत छोटी सी है, कमी बहुत छोटी सी है, आपको उसको रिपेयर करना है, उसके बाद आप उसको वापस से 100 की स्पीड पे दौड़ा सकते हैं। तो बस वही चीज़ करनी है कि अपने कमियों पर काम जरूर करना है। अपनी कमियों पर अगर काम कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, अगर उस पर आप काम कर रहे हैं तो आपके राजयोग फलित होंगे ही होंगे। अब मान लीजिए किसी की कुंडली नहीं है, तब वो क्या करे? Exactly. तो सिंपल सी बात है कि आप ये देखिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। क्या मुझे गुस्सा जल्दी आता है? क्या मैं इरिटेट जल्दी हो जाती हूँ? क्या मैं लालची हूँ थोड़ा सा? मैं पैसों को लेकर ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाती हूँ? मेरे अंदर क्या कमी है? उन कमियों को आप समझिए और उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली के अंदर राजयोग कब बन रहा है, तो भी जब वो समय आएगा आपको अपने आप उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। सर, यूं तो हर इंसान अपनी कुंडली में वो सब लिखवा कर ही लाया है। अब मान लीजिए कि कोई अपनी कुंडली में राजयोग लिखवा कर लाया है कि इस समय ये राजयोग एक्टिवेट होगा, बट क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होगी कि वो राजयोग एक्टिवेट ही ना हो, खंडित हो जाए? इज इट ऑल्सो पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि राजयोग खंडित हो जाए या एक्टिवेट ना हो। राजयोग तो एक्टिवेट होगा, लेकिन उसका फल आप ले पाएंगे या नहीं पाएंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात को समझते हैं, क्या राजयोग बनना आपकी कुंडली में ये मिराकल है या गॉड गिफ्ट है या आपको कोई इनाम के तौर पर मिल रहा है? ऐसा नहीं है। आप जो कर्म करके आते हैं उस कर्मों के आधार पर एक सीक्वेंस तय होती है कि आपको आपके जीवन के अंदर कब कौन सा कर्म भोगने को मिलेगा। और ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। Exactly. अब मान लीजिए आप बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, तो आपको जन्म के साथ ही महादशा ऐसी मिलेगी और लगभग अंतिम सांस तक आपको महादशाएं अच्छी मिलेंगी। और साथ में कोई ऐसा विकार भी आपके अंदर नहीं होगा जो उन राजयोग को फलित होने में बाधा उत्पन्न करे। तो आपका जीवन बड़ा ही साधारण, बेहतर और बढ़िया होगा और आप धीरे 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 अपनी जिंदगी के अंदर तरक्की करते चले जाएंगे। ऐसे लोगों को आप ऐसे समझिए कि बहुत अच्छे घरानों में पैदा हुए, अच्छे संस्कार लेके पैदा हुए, पूरे जीवन अच्छा चला और कहीं कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है
कि आपके राजयोग तो बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन जन्म के साथ ही महादशा आपको खराब मिल रही है और पूरे जीवन आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। तो ऐसे व्यक्ति पूरे जीवन संघर्ष को तो फेस करेंगे, लेकिन फिर भी कभी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। उनका जीवन एक उदाहरण होगा। आपने कई लोगों को ऐसे सुना होगा, अरे हमारे तो पूरे जीवन में हमने तो केवल संघर्ष ही किया है। लेकिन आपने संघर्ष तो किया है, लेकिन इस संघर्ष ने कभी आपको टूटने नहीं दिया। आप कभी पथभ्रष्ट नहीं हुए, आप कभी लालची नहीं बने, आपने चोरी का मार्ग नहीं अपनाया। ये आपके अच्छे राजयोग के कारण से है। बेशक वो फलित होने का समय आपको नहीं मिला, लेकिन उन राजयोग के कारण से आपका आत्मबल, आपकी सोच इतनी बेहतर है कि इन विषम परिस्थितियों के अंदर भी आप विचलित नहीं हुए। लेकिन अगर मान लीजिए राजयोग भी नहीं है और कर्म भी खराब किए हैं, तब क्या होगा? तब ऐसे व्यक्ति अच्छे घर में पैदा हो जाएं तो ना ही तो अपने माता पिता के संस्कारों को याद रखेंगे, ना ही अपने पिता की संपत्ति का सदुपयोग करेंगे। यानी हर जगह वो कर्म करेंगे जहां उनके माता पिता शर्मिंदगी महसूस करें, अपने पूर्वजों की धन संपत्ति का नुकसान करेंगे, खुद के शरीर का नुकसान करेंगे, खुद का नुकसान करेंगे। यानी दूसरे यही कहेंगे, कैसी औलाद है या कैसा व्यक्ति है, क्या इसको इतनी भी समझ नहीं है कि कम से कम अपनी जिंदगी तो बेहतर बना ले। तो ये सब कुछ क्यों होगा? जब ना तो आपके जीवन में राजयोग है और कर्म भी आप खराब करके आए हैं, महादशा भी अच्छी नहीं मिली है, तब आपके साथ ऐसा हो रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवन के अंदर संघर्ष आते हैं और वो फिर अपने आप को बुरे रास्ते की ओर लेकर चला जाता है। कि वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में ना तो राजयोग बना और अपने विकार भी वो ठीक नहीं रख पाए, तो ऐसे व्यक्ति फिर उस गति की ओर चले जाते हैं। तो आपके जीवन के अंदर कौन सी गति आप लेकर के आए हैं, उससे आपको कैसे बचना है, इस पूरे रोड मैप को समझने के लिए ही एस्ट्रोलॉजी का विधान हमारे जीवन के अंदर रखा गया है। और इसीलिए जन्म के साथ ही हमारे एक संस्कार होता है जिसे हम कहते हैं नामकरण संस्कार जी। तो जन्म के साथ ही आपके घर में जैसे बालक पैदा हुआ, आपने उसकी कुंडली बनाई और माता पिता को ये कहा कि ये जातक, ये बालक, ये बालिका, ये संतान जो आपके घर आई है, ये इस ऊर्जा के द्वारा आई है, ये अपने जीवन में किन कर्मों को करेगी, कौन सी दिशा इसको दी जानी चाहिए, किस तरह का संरक्षण इसको दिया जाना चाहिए। अगर वो सारी गाइडेंस आपको मिल जाती है तो फिर आप उसकी परवरिश वैसे ही करेंगे और उसे गलत रास्ते पर जाने से बचा लेंगे। इसीलिए 16 संस्कारों की परंपरा हमारे जीवन में शामिल की गई है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये 16 संस्कार हमारे जीवन में शामिल किए गए हैं। सर, यूँ तो हमने डिस्कस किया कि राजयोग हम लिखवा कर लाते हैं, बट जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसे अपनी कुंडली में कोई राजयोग नहीं मिल रहा है, क्या अपने कर्मों के बेसिस पे राजयोग क्रिएट भी किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका आंसर है यस, 100%। कैसे? अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं है और आप अपने जीवन के अंदर राजयोग क्रिएट करना चाहते हैं तो 100% आप ऐसा कर सकते हैं। इस बात को 2 पैरामीटर पर समझते हैं। एक वो लोग जिनको अपनी कुंडली पता है, एक वो लोग जिनको अपनी कुंडली नहीं पता है, क्योंकि व्यूअर्स हमारे दोनों तरह के होंगे। जी। जिनको अपनी कुंडली पता है वो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी कुंडली के अंदर मारक ग्रह हैं, आप उनसे संबंधित कर्मों को जितना कम करेंगे, संतुलित करेंगे, संयमित करेंगे, आपके अच्छे रिजल्ट्स उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। यानी आप अपने विकारों पर काम कीजिए, जो आपके गुण हैं उन गुणों का सर्वोत्तम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कीजिए। आपके रिजल्ट्स बढ़ते चले जाएंगे और राजयोग फलित हो जाएंगे। इस बात को ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है और ईमानदारी से अपना कर्म भी कर रहा है, वो जीवन में कभी भी कोई गलत नहीं कर रहा, लेकिन जीवन उसे एक ऐसा मौका जरूर देगा जहां वो अपने जीवन में स्वयं के कर्मों के आधार पर राजयोग फलित कर लेगा। उदाहरण से समझते हैं, पन्नाधाय क्या थी? दासी ही थी, साधारण दासी नहीं कहूंगा, मतलब वो दाई माँ थी। राजकुमार को पालना उनका धर्म था,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे राज्य के राजकुमार पर प्राणों का संकट है, तो उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और राजकुमार के प्राणों की रक्षा की। बहुत साधारण सी बात है, वो तो उनका धर्म था, दायित्व था, लेकिन वो ऐसा नहीं करती तो कौन रोकता उन्हें। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, तो आज इतिहास के अंदर उनका किस तरह से नाम लिया जाता है, एक महान चरित्र के रूप में उनका गुणगान होता है। तो आप बताइए, ये राजयोग जो उनका बना, ये उनके कर्मों से बना या भाग्य में लिखवा के आए थे? कर्मों से बना। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का, एक जानवर ने भी अपना राजयोग फलित करके दिखा दिया। गिलहरी भगवान राम के समय पर अपने छोटे से कर्म से किस स्थान को प्राप्त किया? हनुमान जैसे भक्तों के अंदर उनका नाम आता है। अब दूसरी बात आती है कि जिन्हें अपनी कुंडली नहीं पता वो क्या करें। तो अगर आपको आपकी कुंडली नहीं पता है तो आप अपने हर कर्म को बेहतर करने की कोशिश करें। उदाहरण दो मैंने आपको दिए, पन्नाधाय का भी दिया, गिलहरी का भी दिया। यानी आप अपने जीवन के अंदर जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, आप अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ करने का प्रयास करें। आपके विचार बेहतर हो, आपका कर्म बेहतर हो, आपके एक्शन ऐसे हो जिससे किसी का अहित ना होता हो। आप यकीन मानिए, आपकी गिनती भी उन लोगों में जरूर होगी जो राजयोग लेकर के बैठे हैं। इसीलिए राजयोग केवल ग्रहों के आधार पर हो और आप अपने घर में बैठ जाएं कि मेरा तो राजयोग बन गया, अब तो मेरी बल्ले बल्ले, इस गलत फहमी में मत रहिए। कर्म का सिद्धांत यहाँ काम करता है। और अगर राजयोग नहीं है और कर्म इतना श्रेष्ठ कर लीजिए कि आपका राजयोग स्वतः ही बन जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखूंगा। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन, कोई पापी से भी पापी क्यों ना हो तो भी वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अब बताइए, कोई पापी है तो पहले वो अपने पाप काटे, उसके बाद ईश्वर मिलेंगे? नहीं। यानी आपने जो कुछ कर्म किया, अब तक किया, यहां तक के परिणाम आपको मिलने हैं, लेकिन अगला कर्म जो आप करने जा रहे हैं उसको करने से आपको किसने रोका है? तो आप क्यों बाध्य हैं कर्मों को वैसे ही करने के लिए जैसा आपका प्रारब्ध लिख दिया गया है? क्या आप यहां से, आज से, इस समय से, क्या आप बेहतर कर्म करने की प्रतिज्ञा नहीं ले सकते? तो अगर आप बेहतर कर्म करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं कि तू पापी से पापी क्यों ना हो। जिस क्षण तू मुझे समर्पित हो जाएगा उसी क्षण से तेरे जीवन के अंदर कल्याण का मार्ग आरंभ हो जाएगा। तो हम जिस समय भी, जिस पल भी, जिस उम्र में भी हम ये सोच लें कि हमें कर्म बेहतर करना है, कर्म का सिद्धांत हमें सही रखना है, उसी दिन से हमारी मुक्ति संभव है। फिर हमें राजयोग की परवाह नहीं करनी है। सारे राजयोग हम स्वयं अपने पुरुषार्थ से बना लेंगे। लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी और यहां पर फिर हमें कर्म की थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। आपके कर्म 7 डायमेंशन के अंदर डिवाइड होते हैं और हमने एक पॉडकास्ट में से डिस्कस भी किया। आपका हर कर्म, कौन सा कर्म किस डायमेंशन को अच्छा करेगा या खराब करेगा, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो कर्म आपके किसी ऊर्जा को खराब कर रहा है, हमें वो कर्म नहीं करना है, और जो कर्म हमारी ऊर्जाओं को बेहतर कर रहा है, हमें वो कर्म करना है। यहां से आपके पास ब्रह्मांड की वो चाबी आएगी जहां आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे। चित्रगुप्त जी नहीं लिखेंगे, ब्रह्मा जी नहीं लिखेंगे, आप स्वयं लिखेंगे। और ये कब संभव है? जब आप इस कर्म थ्योरी को समझ लेंगे, भगवान श्री कृष्ण के उस रहस्य को जान लेंगे जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व से जान, तू मुझे तत्व से जान, अर्थात ऊर्जाओं के लेवल पर एलिमेंट कैसे काम करते हैं, तू मुझे उस रूप में जान, तो मैं तुझे ये मुक्ति का मार्ग सहजता से दे दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या देख रहा है? भगवान, मैं देख रहा हूं कि करोड़ों सूर्य आपके भीतर समाये हुए हैं। पहला डायमेंशन, पहली एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, उष्मा की एनर्जी, ऊर्जा। वो कहते हैं, प्रभु मैं देख रहा हूं आपके भीतर सारी गंगा, यमुना, सरस्वती, सारी नदियां आपके भीतर है,
सेकंड एलिमेंट। मैं देख रहा हूं अनंत पृथ्वियां आपके भीतर समाई हुई है, थर्ड एलिमेंट। मैं देख रहा हूं कि सारे ऋषि मुनि, वेद, सब कुछ आपसे निकल रहे हैं, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट। सारी वैभव संपन्नता सब आपके साथ है, सारी प्रकृति में आपके भीतर देख रहा हूं, सिक्स्थ एलिमेंट। और सारे ये जितने भी लोग हैं सब मरकर आप में ही समाहित हो रहे हैं, सेवेंथ एलिमेंट। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरे भीतर तुझे सातों तत्व का वो पूरा चक्र दिखा रहा हूं कि कैसे मैं सृष्टि के अंदर समाया हुआ हूं, कैसे सृष्टि मेरे लिए काम करती है। और फिर उसके बाद भी हम केवल गीता को पढ़ रहे हैं, कर्म सिद्धांत नहीं समझ रहे हैं, जबकि गीता तो हमें ये बता रही है कि स्वयं के कर्म विधाता आप स्वयं बन सकते हैं। लेकिन इस विज्ञान को समझ लीजिए कि कर्म सही दिशा में करिए, अपने सातों तत्वों को बैलेंस करके करिए, आपको मुक्ति का मार्ग पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये है असली सुख जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। Wow, and I'm feeling so enlightened by the end of this podcast, I must say। और ऑडियंस को भी ये फील हुआ होगा कि किस प्रकार वो अपने कर्म से अपने जीवन में वो राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। सो सर, बहुत ही वंडरफुल डिस्कशन था आज का, ये हमेशा की तरह। और ऑडियंस को भी वो विजडम फील हुई जो मुझे फील हुई। सो आई एम श्योर कि बहुत लोगों की ये पॉडकास्ट हेल्प करेगा, उन्हें अपलिफ्ट और मोटिवेट करेगा कि अगर वो लिखवा कर नहीं लाएं तो किस प्रकार अपने कर्मों से वो राजयोग क्रिएट किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रंगोली जी। और मैं चाहूँगा कि दर्शक इस पॉडकास्ट को देख करके स्वयं अपना राजयोग खुद बनाएं, अपने भाग्य के विधाता खुद बने, क्योंकि भाग्य लिखना हमारे हाथ में है। ऊपर बैठा वो परमात्मा हमारे जो भाग्य हमने लिखा है उसके आधार पर हमें गति प्रदान करता है, लेकिन भाग्य लिखने का विधान ईश्वर ने हमें स्वयं को दिया है, अपने हाथों में दिया है। तो आई होप कि दर्शकों को एपिसोड पसंद आएगा और उनका मार्गदर्शन भी जरूर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। आप सभी दर्शकों को भी जय सनातन धर्म की। आई एम सो ग्रेटफुल कि आज हमने ये इतना अद्भुत डिस्कशन किया। तो सर, हमेशा की तरह इट वाज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह वो राजयोग बना रहा है? क्या आप वो राजयोग लिखवा कर लाए हैं? आप मुझे अपनी स्टोरी बताइए कि कौन से प्लैनेट की दशा में आपकी लाइफ में वो राजयोग लाइक रिजल्ट्स आए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम मनोज सर के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। आपकी आज के इस पॉडकास्ट से क्या क्वेरीज हैं वो भी मुझे बताइए, मैं सर से डिस्कस करके आपको उनके आंसर ज़रूर दूंगी। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल, इंटेलेक्चुअल, एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।